नमस्कार, मैं हूं रंजीत। रिप्ले विद रंजीत में आपका स्वागत है। मरकरी माइक के खास सेशन में आज हम लेकर आए हैं रिप्ले विद रंजीत। आज हम मुलाकात कराएंगे आपकी एक ऐसे युवा अधिकारी से जो लगातार संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं और किस तरह से वो लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ जो शासन की योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं, उन योजनाओं को जमीन पर कैसे क्रियान्वित करना है, कैसे आम आदमी तक वो सारी योजनाएं पहुंचानी है, उसको लेकर गंभीर दिखते हैं। बिल्कुल, मैं मुलाकात कराता हूं, सीधे रूबरू कराता हूं आपको। हमारे साथ मौजूद हैं गजेंद्र पाल सिंह, जो कि इस समय उप जिलाधिकारी हैं। बात करेंगे इनके करियर की, इनके बचपन की, और किस तरह से ये मुकाम हासिल किया और किस तरह से लगातार सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर हम बात करें गजेंद्र पाल सिंह का जो बचपन है, वो कहाँ से शुरुआत होती है, बैकग्राउंड क्या था फैमिली, और उसके बाद जब आपने यूपीपीएससी क्रैक किया उस समय जहन में क्या था, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे? रंजीत जी, बचपन बहुत साधारण बीता है। पिता मेरे एक चिकित्सक थे और माता मेरी माँ जो थी गृहिणी थी। हम दो छोटे भाई बहन थे, एक बहन दो भाई। शुरुआत में बचपन में मेरी पढ़ाई लिखाई जो हुई है वो ग्रामीण परिवेश में हुई है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ। क्योंकि पिता सरकारी सेवा में थे तो उनकी जो पोस्टिंग हुआ करती थी वो दूरस्थ क्षेत्र में हुआ करती थी। शुरुआत में मेरी प्रारंभिक शिक्षा जनपद मथुरा में हुई। मथुरा के बाद हम लोग हाथरस चले गए, वहाँ मेरा ग्रेजुएशन और 10th की मैंने अपनी पूरी शिक्षा कंप्लीट करी। तो पूरा बचपन बहुत ग्रामीण परिवेश में बीता है। शिक्षा मंदिर से बहुत कुछ सीखा और उसके बाद लगा कि अब जो है, क्योंकि ग्रेजुएशन कर लिया है तो अब प्रोफेशनल करियर में कुछ जाना चाहिए। तो मेरे फादर ने मुझको सलाह दी कि आप ऐसा करिए, MBA कर लीजिए। उस समय बड़ा MBA एक बहुत प्राइम कोर्स हुआ करता था। तो मैंने अपनी MBA की तैयारी शुरू करी और ईश्वर की कृपा से एक मेरठ में इंस्टीट्यूट है, नाइस मैनेजमेंट कॉलेज, जो आज की तारीख में शोभित यूनिवर्सिटी बन चुका है, उसमें मेरा MBA में एडमिशन हुआ। MBA में एडमिशन के बाद में 2 साल MBA पढ़ने के बाद में फिर जो है कैंपस के बाद सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद में मैंने एक इंडस्ट्री ज्वाइन करी। इंडस्ट्री में मैंने कई सारी इंडस्ट्री में बड़े अच्छे से काम किया। इसी इंडस्ट्री में काम करने के दौरान 2007 में MPhil मैंने अपनी कर ली थी। तो MPhil करने का उद्देश्य ये था कि अब जो है टीचिंग में एक करियर बनाया जाए। तो टीचिंग में करियर बनाने के लिए मैंने दोबारा से अपने इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। धीरे धीरे करके मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ कार्यरत था। इसी दौरान मैंने अपनी PhD भी पूरी कर ली, जो कि बेसिकली मैनेजमेंट में थी। तो 2010 में मैंने डॉक्टरेट की उपाधि लेने के बाद में अचानक एक ख्वाब देखा, और ख्वाब अचानक यूं ही नहीं आते। मेरे एक मित्र हैं, उनके छोटे भाई का सिलेक्शन IRS पे हुआ। तो मुझे लगा कि प्रशासनिक सेवा भी एक ऐसा आयाम है जहां आप बहुत कुछ सोसाइटी को दे सकते हैं। कई बार आप जब काम करते हैं तो वो काम आपके खुद के लिए होता है, सोसाइटी को आप कुछ नहीं दे पाते। तो लगा कि अब प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद हो सकता है मैं कुछ सोसाइटी के लिए कर पाऊँ। तो मैंने तैयारी शुरू करी। तैयारी शुरू करने के बाद UPPCS में 2011 का एग्ज़ाम मैंने दिया। एग्ज़ाम में मेरा प्री क्वालिफाई हुआ। उस समय थोड़ा विलम्ब से परीक्षा चल रही थी, तो उसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगा। तो दिसंबर 13 में जाके उसका रिजल्ट आया। मेंस दिया, इंटरव्यू हुआ और फाइनली 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ। क्योंकि आप मैनेजमेंट के छात्र रहे हैं, MBA किया, उसके बाद बतौर लेक्चरर भी आपने शिक्षा दी। अब जब आपकी पहली पोस्टिंग बतौर नायब तहसीलदार होती है, जब आपका सिलेक्शन हुआ UPPSC में, उसके बाद एक शिक्षक से और शासन, जब प्रशासन में आप आते हैं और राजस्व, क्योंकि एक
प्राइम पोस्ट भी मानी जाती है, चाहे वो पीसीएस हो या आईएएस हो, एक रेवेन्यू से जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है। तब आपको कहाँ कहाँ क्या क्या, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं तो प्रैक्टिकल कुछ और होता है। क्या क्या चीज़ें समझ में आई और कहाँ कहाँ दिक्कतें लगी कि यहाँ पर? देखिए, जब आपका नज़रिया साफ हो तो आपको दिक्कतें ज़्यादा नहीं होती। मैनेजमेंट किया हुआ है तो चीज़ों को मैनेज करने का सलीका हमको आता है। 10 साल के करियर में तमाम नामचीन कंपनियों में काम किया, एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया, तो उस सारा एक्सपीरियंस का जो लाभ था वो सेवा में आने के बाद मिला। जब हम प्रशासनिक अफसर बनते हैं तो हमारा मुख्य दायित्व होता है शासन की जो योजनाएं हैं उनको आगे तक लेके जाएं, उनको जन सामान्य तक पहुंचाएं। उसी के क्रम में जब मैं सेवा में आया और पहली बार सेवा में आके मैं रूबरू हुआ तो मुझे लगा कि ये दिस इज़ द राइट प्लेस वेयर आई कैन डिलीवर माई फुल कैपेसिटी, फुल मोटिवेशन एंड आई कैन अचीव माई ड्रीम्स, जो मैंने देखे थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आपको बड़ी मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा हटके हो गई। जब मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी करने के बाद जब मैंने पहला एग्ज़ाम लिखा तो प्री के बाद हम लोगों का मेन एग्ज़ाम रहता है। मेन एग्ज़ाम में पहले दिन जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम रहते हैं, हिंदी ऐसे का एग्ज़ाम रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं। तो पहले दिन ही मेरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम खराब हो गया। किस सब्जेक्ट? मैंने उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क, दो उस समय सब्जेक्ट हुआ करते थे ऑप्शनल के, मैंने उससे एग्ज़ाम दिया है। तो सोशल वर्क का पहला पेपर खराब हो गया, मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर आ गया और मैंने सोचा कि शायद अब सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उन अभ्यर्थियों को चिन्हित करता है जिनमें क्वालिटी हो। तो मुझे लगा कि शायद वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने दूसरा जो सेकंड पेपर है उसको न देने का निर्णय ले लिया और मेरा सेंटर गाजियाबाद में था। तो उसके बाद मैं अपना बैग लेके चल दिया। जब आगे चला आया तो मन में विचार आया कि जब आ ही गए हैं तो क्यों ना लड़ा जाए, क्यों ना कुछ लिखा जाए। मैं वापस आ गया। उस समय तक एग्ज़ाम शुरू हो चुका था, 5 मिनट व्यतीत हो चुके थे। मैंने रिक्वेस्ट करी और मुझे प्रवेश दिया गया। 5 मिनट ही हुए थे, इससे ज़्यादा नहीं हुए थे। तो मैंने बड़ा एग्ज़ाम पूरी शिद्दत के साथ लिखा और यकीन मानिए उसी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर आए। तो जो नियति है वो ये तय कर देती है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। 10 साल के करियर के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा और आज एसडीएम के रूप में काम कर रहा हूं। अचानक से थॉट आता है, अचानक से इंक्लिनेशन होता है कि आपको कुछ करना है और आप चल पड़ते हैं उसी दिशा में जहाँ नियति आपको ले जाती है। पढ़ाई जरूर करी है, कई घंटे पढ़ाई करी है। शादी भी उस समय हो चुकी थी तो कुछ दायित्व बच्चों का भी था। पत्नी, बच्चे, सामाजिक संरचना, सामाजिक दायित्व, उन सबको छोड़कर बंद कमरे में पढ़ाई करी है। उसका परिणाम ये था कि पहले ही प्रयास में सफलता अर्जित। मुझे लगा कि जो ईश्वर ने अगर कुछ चांस दिया है, कुछ अवसर दिया है तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। उसका परिणाम ये हुआ कि आप सेलेक्ट हुए। ये आपका सेलेक्टिव प्रोसेस रहा कि आप करियर में सेलेक्ट हुए। उसके बाद बतौर नायब तहसीलदार पहली पोस्टिंग आपको कहाँ मिली? मेरी सबसे पहली पोस्टिंग आगरा में थी। आगरा में ही मेरा फिर प्रमोशन हुआ आगरा में और लगभग आगरा में मैंने 3.5 साल का वक्त गुजारा। जब आपका, अगर हम बात करें, अब यहाँ आ जाता है बतौर अधिकारी, जब आप सीट पर आते हैं तो आपके पास एक अपनी विचारधारा होती है और एक विचारधारा समाज की होती है, तीसरी विचारधारा वो होती है जो सत्ता में होती है। गजेंद्र पाल सिंह क्योंकि विद्या भारती के स्कूल से पढ़े हुए हैं, सरस्वती विद्या मंदिर से, शिशु मंदिर से, जो हमें सिखाया जाता है अनुशासन और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, तमाम चीजें हम लेकर साथ में चलते हैं। जब आप पहली मर्तबा वहाँ सीट पर बैठे तब किसकी सरकार थी? उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी सरकार। तो पहला दायित्व उसी सरकार में मुझे मिला और मैंने लगभग 3 साल उधर काम किया था। तब मेरा एक सवाल ये है कि
गजेंद्र पाल सिंह के जहन में जब आप सीट पे बैठते हैं बतौर अधिकारी, सामने कई तरह के प्रेशर भी आते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं कि ये काम जायज़ है, नाजायज़ है। कई बार आपको कलम भी बचानी होती है कि काम नहीं करना। तब उस प्रेशर को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि मैनेजमेंट से आपका बहुत गहरा नाता रहा है। जी जी जी। विद्यार्थी भी रहे हैं और प्रोफेसर भी रहे हैं। जी जी। ऐसा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पूरा का पूरा चैप्टर है अनोनिमिटी एंड न्यूट्रलिटी पर। एज ए लोक सेवक आपका दायित्व है सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। अब सरकार कोई भी हो, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तमाम सरकारें आती हैं, वो अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाती हैं। लोक सेवक का दायित्व ये रहता है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना आपको किसी पक्ष को फेवर करते हुए समान भाव से लोगों तक उन योजनाओं को चलाया जाए। और ये मेरा ही नहीं है, ये तमाम जो लोक सेवक हैं जो इस तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उनको ये करना होता है। ये उनका नैतिक दायित्व भी है, क्योंकि अनुशासन हमको सदैव सिखाया गया है। विद्या मंदिर से हम लोग अनुशासन में रहते हैं। विद्या मंदिर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद MBA किया। तो आप जब उन मापदंडों को लेके काम करेंगे तो मुझे लगता है समस्या नहीं आती, आप उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर हम बात करें 2017 से 2024 तक का सफ़र, योगी आदित्यनाथ जो कि एक बेहतरीन CM के तौर पर उत्तर प्रदेश ने स्वीकार किए हैं, उसी का नतीजा है कि 2022 में वो रिपीट हुए। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोक हित की क्योंकि आप लोक सेवक हैं और लोक हित सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने कई सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं कई चीज़ों को लेकर। तब गजेंद्र पाल सिंह जब बतौर उप जिलाधिकारी टूंडला में बैठे हुए हैं, जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनको कैसे पूरा कर रहे हैं? क्या टास्क हैं? किस तरीके से उनको आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी एक निर्देश जारी हुआ था कि सभी अधिकारी अपने मुख्यालय पर निवास करेंगे। वो उस निर्देश की गहराई समझिए। उस निर्देश में माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा ये थी कि हम जन सामान्य के बीच सदैव और सुलभ उपलब्ध रहें, जिससे तमाम जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिलेगा। और यदि किसी को कोई समस्या है तो वो आपसे किसी भी समय जाके अप्रोच कर सकता है। अब बहुत छोटा सा वाकया मैं आपको बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले वर्षा हुई। वर्षा में एक व्यक्ति के घर पर बिजली गिरी और उस बिजली ने उसकी गाय खत्म हो गई। अब बहुत ही लेमैन व्यक्ति है, उसको किसी का नंबर नहीं पता, उसको ये नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। वो तहसील आता है। तहसील में हमारी तहसीलदार साहब बैठी हुई हैं, उनसे मिलता है और तत्काल लेखपाल को उसके घर पर रवाना किया जाता है और डॉक्टर को बुला के उस गाय का पोस्टमार्टम करा के और जो यथाशक्ति जो सहायता सरकार के द्वारा अनुमन्य है उसके लिए उसकी रिकमेंडेशन की जाती है। इससे ये होता है कि उसको पता है कि तहसील में जाऊंगा, अधिकारी मिलेंगे, मेरी समस्या का समाधान होगा। ये उस क्रांतिकारी विचार का एक पहलू है। तो जब आप रहेंगे तो आप लोगों की सुनेंगे। तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो मैं और कुछ योजनाओं के बारे में बता देता हूं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री किसान सर्विस बीमा योजना है, जिसमें यदि कोई किसान की असमय मृत्यु हो जाती है पानी में डूबने से या किसी एक्सीडेंट में या किसी अन्य वजह से दुर्घटना के रूप में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको 5 लाख रुपए की सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनुमन्य की जाती है। ऐसी तमाम योजनाओं को धरातल तक हम पहुँचा रहे हैं। एग्री स्टैक हमारे यहाँ एक योजना चलती है, जिसके अंदर में जो हमारी फसलें हैं उनका रियल टाइम सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे से वो आंकड़े तुरंत भारत सरकार की वेबसाइट पर सिंक किए जाते हैं। मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपने लेखपालों के माध्यम से रियल टाइम आंकड़े भारत सरकार को भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभी हमारे यहाँ एक जो है पहले खतौनी जैसे हम लोग किसानों को देते थे, उसमें किसानों का खाली नाम रहता था, पिता का नाम रहता था, कहाँ के निवासी ये रहता था और कितना टोटल उस खतौनी का या खेत का रकबा वो रहता था। लेकिन उसमें यदि 4 भाई हैं या 5 भाई हैं या अन्य 10-15 खातेदार हैं तो ये पता नहीं चलता था कि उसमें उनका शेयर कितना है ना। जैसे आपकी अगर कई भाई हैं तो उनको नहीं पता चलेगा कि कितना शेयर है।
अभी इतनी बढ़िया योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये चलाई गई है, जिसमें हम लोग ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि हर व्यक्ति को हर समय ये पता लगता रहेगा उसका शेयर कितना है ज़मीन के अंदर। यदि किसी वजह से वो ज़मीन बिक जाती है, बेच दी जाती है, उसका नामांतरण होगा। नामांतरण होने के बाद तुरंत वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। पहले ये व्यवस्था हर 5 साल के बाद होती थी, अब वो रियल टाइम खतौनी आ गई, मतलब हर समय वो रियल रहेगा, अपडेट होते रहेंगे सिस्टम्स। ऑनलाइन खसरा हम लोग पहले खसरा प्रोवाइड कराते थे, अभी वो भी जो पूरा रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो गया। तो तमाम ऐसी योजना है जो किसानों के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री की द्वारा चलाई जा रही है, जिनको धरातल पर लाने का कार्य हमारा रेवेन्यू टीम कर रही है। आपने किसानों की बात की, गाय की बात की, तो एक बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री ने गौशालाओं को लेकर चला रखी है। आवारा गौवंश है उनको लेकर, बतौर एसडीएम आप कैसे देखते हैं? अगर हम बात करें यहाँ लोकल गौशालाओं की, उनका हाल क्या है और आपके क्या प्रयास रहते हैं कि उनको बेहतर से बेहतर तरीके से चलाया जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निराश्रित गौवंशों के लिए गौ आश्रय स्थल बनवाए गए हैं और इसमें तहसील टूंडला के अंतर्गत 8 गौ आश्रय स्थल हमारे द्वारा चिन्हित किए गए, जिसमें 4 गौ आश्रय स्थल बहुत बड़े हैं और 4 छोटे हैं। इन सभी गौ आश्रय स्थलों में मदावली गौशाला है हमारे यहाँ, पहाड़ीपुर भौलेला गौशाला है, ये बड़ी गौशाला है। यहाँ पर हम लोग निराश्रित जो गौवंश हैं, गौ माता हैं, उनको हम लोग रखते हैं और उनके लिए सरकार के द्वारा चारा, दाना, दवाई, पानी, शेड आदि की व्यवस्था की गई है। इसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि यदि कोई गौवंश बीमार हो जाता है तो तत्काल उसको मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाए, चारा समय पर पहुँचे, इसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड सिस्टम है जिसमें खंड विकास अधिकारी और सीबीओ, पशु चिकित्सा अधिकारी, लेखपाल, मेरे यहाँ तहसीलदार, मैं स्वयं लगातार उनको विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद ये सुनिश्चित करते हैं कि उनको सही से समय पर चारा मिले, उनका जो केयर टेकर है उन सही से उनका गोबर और इसका निस्तारण कराएं। और जो लोगों से भी अपील ये की जाती है कि जैसे कहीं किसी खेत में कोई चारा है, क्योंकि जैसे गाय हैं या गौवंश हैं तो उनका जो गोबर है वो बहुत ही लाभदायक होता है। तो तमाम लोग ऐसे हैं जो कि गोबर के बदले हमको चारा भी देते हैं, तो उनसे चारा लेकर उनकी सेवा करी जाती है। और मेरा जो दायित्व है वो ये है कि ये सब चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें। हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व फिक्स है, वो अपने उसके हिसाब से काम करे और निराश्रित गौवंश को भोजन आहार मिलता रहे, ये मेरा प्राथमिकता रहती है। मेरा अगला सवाल है कि वो तहसील हेडक्वार्टर टूंडला है और टूंडला अगर देखा जाए तो इंग्लिश टाइम का एक महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता है, और लेकिन बढ़ती आबादी और शहर की तमाम समस्याओं को देखते हुए अगर हम बात देखें तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, और भी कई समस्याएं। अगर अतिक्रमण की बात करें, जैसा मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं, वहाँ से दिशा निर्देशित करते हैं कि अतिक्रमण मुक्त करिए शहरों को। जो टूंडला का मुख्य चौराहा है, क्योंकि यहाँ से वीआईपी आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो वीवीआईपी ट्रेन हैं उनका ठहराव भी है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए जहन में क्या प्लान है? बस स्टैंड एक बड़ी समस्या बन गया है टूंडला के लिए, उसमें क्या आपके जहन में प्लान है कि किस तरीके से उसका यहाँ पर जो हो पदार्पण हो, उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाए? देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने जब मुझे इस टूंडला तहसील का दायित्व दिया था, तो जब मैं इस चार्ज को लेने के लिए आ रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के उन्होंने मुझे एज ए गार्जियन, एज ए मार्गदर्शक एक बड़ी अच्छी सीख दी। उन्होंने कहा कि एसडीएम का दायित्व खाली तहसील नहीं है, एसडीएम का दायित्व है पूरे अपने सब डिवीजन में सारे विभागों को लेके चले और सामंजस्य बनाकर चीज़ों को ठीक चलाएं। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो एक जाम की समस्या मेरे सामने आई कि शहर में जाम लगता है। मैं मज़ेदार बात एक और बताना चाहता हूँ, टूंडला कितना प्राचीन है। सन 1862 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टूंडला को नगर पालिका का दर्जा दिया था और उस समय टूंडला जो शहर था वो नहीं था। टूंडला एक रेलवे की कॉलोनी थी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के बंगला हुआ करते थे, बड़े बड़े बंगला आज भी हैं, और एक बड़ा अच्छा चर्च भी था यहाँ, और वो चर्च आज भी है।
और उस समय आगरा को टूंडला के माध्यम से कनेक्ट किया गया था। तो आगरा का मुख्य जंक्शन यही था। आज भी मुख्य जंक्शन आगरा का यही है। यहाँ से टूंडला से पूरे देश में जाने के लिए आपको यातायात के साधन है। 2 मुख्य हाईवे से जुड़ गया है टूंडला। दिल्ली आप सुगमता से जा सकते हैं, लखनऊ आप सुगमता से जा सकते हैं। तो टूंडला बहुत महत्वपूर्ण है। जाम की समस्या के लिए बताना चाहते हैं कि जो मेन हमारा रोड है वो थोड़ा सकरा हो गया है। तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक योजना बनाई गई है और वो चौड़ीकरण में हम लोग उसको ले रहे हैं। चिन्हांकन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त टूंडला के स्टेशन से और हाईवे को जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग माननीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन के क्रम में भी स्वीकृत किया जा चुका है। तो जल्द ही टूंडला में जो जाम की समस्या है उसको हम खत्म कर लेंगे। रही बात बस स्टैंड की, तो बस स्टैंड के लिए भूमि तलाशी जा रही है। भूमि कई उपलब्ध है लेकिन वो फिजिबिलिटी के हिसाब से ठीक नहीं है। हाईवे के किनारे हम लोग भूमि तलाश रहे हैं जहाँ से लोगों को अच्छी से बस सेवा प्राप्त हो सके। तो जल्दी ये हम लोग इसको कर लेंगे। जो मौजूदा बस स्टैंड है उसको लेकर भी आप लोगों की प्लानिंग चल रही थी? मौजूदा बस स्टैंड का स्वरूप थोड़ा छोटा है। मौजूदा बस स्टैंड का जो अभी लगभग 3500 स्क्वायर मीटर में है वो, तो अगर कुछ नहीं होगा तो उसी को डेवलप करेंगे। लेकिन प्रयास ये है कि हाईवेज पे कहीं जमीन मिल जाए तो हम लोग उसको अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। अगर हम बात करें ग्रामीण स्तर पर, क्योंकि बतौर पत्रकार मैं जो समस्याएं देखता हूँ, टूंडला तहसील का एक जो पार्ट है वो टोल प्लाजा के उस पार भी है। एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है टोल प्लाजा टूंडला के लिए, क्योंकि अगर वहां से ओसाइनी से टूंडला कोई आता है तो उसको 150 रुपए का टोल देना है एक आम नागरिक को। अगर कोई पॉलिटिकल हस्ती है या फिर प्रशासनिक अधिकारी है तो उसको टोल नहीं देना होता। लेकिन अगर टूंडला से कोई फिरोजाबाद जा रहा है अपने जिलाधिकारी से मिलने, जिला अस्पताल तक जाता है, तब 150-160 रुपए तक का टोल उसको अदा करना पड़ता है। ये मेरा प्रश्न इसलिए है क्योंकि बतौर उप जिलाधिकारी आप इसको प्रशासन के आगे रख सकते हैं और ये समस्या बाजिर है, क्योंकि दोनों पार के लोगों को समस्या आने जाने में होती। क्या गजेंद्र पाल सिंह से बतौर उप जिलाधिकारी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस समस्या को शासन और प्रशासन दोनों के सामने रखा जाए? क्योंकि ये जो बाधा है, निश्चित तौर पर यूपी 83 का रजिस्ट्रेशन लोगों के पास होता है और 10 किलोमीटर के दायरे की बात हमेशा नितिन गडकरी करते रहे हैं। बतौर सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री हैं वो केंद्र सरकार में। इसको किस लेवल तक लेके जाएंगे? क्या मैं इसमें आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि इसको पटल पर रखा जाएगा? देखिए, ये विषय कई बार सामने आया है। तो मैंने यहाँ जो टोल के अफसर हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है। उनका ये कहना था कि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए एक मंथली पास योजना इन्होंने मुझे जो बताई है, लगभग शायद 340 रुपये में वो मंथली पास बन जाता है। अगर वो लोग बनवा लेंगे तो ये जो आप डेली में 160 रुपये देने का जो विषय है वो तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ, सदन में केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इस बात को रखा है कि अगर आप लोकल हैं तो आप आधार कार्ड दिखाइए, आपको यस। और ये टूंडला के लिए समस्या इसलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि आप जिलाधिकारी से मिलने जा रहे हैं, आपका जिला मुख्यालय फिरोजाबाद है। मैंने आपके सामने प्रश्न इसलिए रखा क्योंकि आप रेवेन्यू से जुड़े हुए हैं, रेवेन्यू का पार्ट आप देखते हैं। मेरा अगला सवाल अब इन सवालों से हटके है। अगर हम बात करें गजेंद्र पाल सिंह की व्यक्तिगत हॉबीज के बारे में, तो क्या पढ़ना पसंद है? व्यक्तिगत हॉबीज में मुझे कुछ नज़्म पढ़ना पसंद है। मुझे शेर व शायरी का भी कुछ शौक़ है। मैं पुराने जो शायर हैं उनको पढ़ता रहता हूँ। कुछ पुराने गाने सुनने का भी शौक़ है, जब भी फुर्सत मिलती है कुछ पुराने गाने सुन भी लेता हूँ, कुछ गा भी लेता हूँ। और बस यही कुछ शौक़ हैं जितना समय मिल पाता है। खाली टाइम में क्या करते हैं? खाली टाइम में तो बस पुराने गाने सुन लेता हूँ। पॉलिटिकल रोल मॉडल कौन है? सबके अपने अपने हैं। तो रीप्ले विद रंजीत में आज इतना ही। हमारे साथ उप जिला अधिकारी या फिर यूं कहें कि पीसीएस बतौर गजेंद्र पाल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी समय दिया, करियर्स और बचपन और अब तक के अनुभव को उन्होंने साझा किया है, किस तरह से सरकार की जो योजनाएं हैं वो उनको
आम लोगों तक लेकर पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो चाहते हैं वो जमीन पर हो। रिप्ले विद रंजीत के अगले पार्ट में फिर किसी अच्छी शख्सियत और नेक शख्सियत के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।